इस मंथ उत्तराखंड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी बड़े प्राउड से बताते हुए कि उत्तराखंड इंडिपेंडेंट इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बन चुका है। पर अगर हम ओवरऑल देखें ना, the only state still having uniform civil code is Goa. Yes, you heard it right. गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिपेंडेंस से पहले ही लागू हो गया था 1867 में। किसके द्वारा? पोर्टुगीज के द्वारा, और तब से लेके अब तक वहाँ कंटिन्यूड है। बट हाँ, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो यस, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, वैसे उत्तराखंड के सीएम तो ये कहते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये अलाइंड है प्रधानमंत्री मोदी के विजन से, एक भारत श्रेष्ठ भारत या फिर सबका साथ सबका विकास। पुष्कर सिंह धामी जी तो ये भी कहते हैं कि ये लेजिस्लेशन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये किसी भी रिलीजन, कास्ट या सेक्ट के ट्रेडिशन या कस्टम को डैमेज नहीं करेगा, ना ही उन्हें हटाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी गुप्ता एंड यू आर वाचिंग साक्षी डिकोड्स। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट के बारे में, एंड यस, उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है उसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, बेसिकली ना दो टाइप के कोड्स होते हैं, क्रिमिनल कोड और सिविल कोड। ठीक है, क्रिमिनल कोड मतलब कि असॉल्ट, मर्डर, किडनैपिंग, थेफ्ट एक्सेट्रा। अलग अलग कम्युनिटी के लोग या अलग अलग रिलीजन के लोग जब इस टाइप का कोई क्राइम करते हैं या क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उनके ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं, उनके ऊपर जो कानून लगता है वो सेम है, वो यूनिफॉर्म है। इसलिए हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो ऑलरेडी है। अब बात करते हैं सिविल कोड, यानी कि प्रॉपर्टी लॉ हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बिजनेस लॉ जैसे कि सेल, परचेज, रेंट, लीज, देन फैमिली लॉ जैसे कि शादी, डाइवोर्स, ये सब आते हैं सिविल लॉ में। इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल लॉ ऑलरेडी कुछ हद तक है, बट जैसे कि आप प्रॉपर्टी लॉ में देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट लॉ में देख लीजिए, वहां पे रिलीजन मैटर नहीं करता, वहां पे जो लॉज है वो सबके लिए यूनिफॉर्म है। बट जब हम फैमिली लॉज की बात करते हैं या पर्सनल लॉज की बात करते हैं, वहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वहां पर रिलीजन मैटर करता है। फैमिली लॉज यानी मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, इनसे जो रिलेटेड लॉज हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आइडिया है वो एक्चुअली इन्हीं फैमिली लॉज के बारे में है कि ये जो फैमिली लॉज हैं इन्हें यूनिफॉर्म बनाया जाए, इन्हें सेम रखा जाए, वेदर वो किसी भी रिलीजन के लिए हो। ठीक है, जब एक ही देश है तो एक ही कानून होना चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए, वेदर ही इज अ हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, डजंट मैटर, द लॉ शुड बी सेम फॉर एवरीवन। सो देयर शुड बी वन नेशन वन लॉ। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो द आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कहता है कि देश यानी कि सरकार यानी कि कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने की कोशिश करे। इवन इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे अंबेडकर साहब, ये सभी लोग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, जिसकी झलक अभी अभी हमने ऑलरेडी आर्टिकल 44 डीपीएसपी में देखी। ठीक है, बट उस समय की जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। उस समय एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट एक अपना अलग ही देश बनाना चाहते थे। ऐसे समय में एक यूनिफॉर्म लॉ लाना पॉसिबल नहीं था देश में, इसलिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को बाद के लिए पोस्टपोन कर दिया गया कि जब देश में स्टेबिलिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, तब एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है उसके बारे में और उसके प्रोविजंस और हाइलाइट्स के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक पैनल और एक कमेटी को अपॉइंट किया था इसके फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि हेड करी गई थी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा। अब हम देखते हैं कुछ हाइलाइट्स, कुछ प्रोविजंस के बारे में, जिसमें पहला है ट्राइबल कम्युनिटीज। इस बिल के जो प्रोविजंस हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज पे लागू नहीं होंगे। यस, यू हेard इट राइट,
tribal communities has given exemptions from the provision of the bill because tribal communities को starting से वो criticize कर रही थी, उन्हें डर था कि इस बिल की वजह से जो उनके सालों पुराने चले आ रहे रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे. That's why government has separated or exempted them from the provisions of the bill. Second is live-in relationship. This is kind of a different or maybe we can say progressive step taken by the government that जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं या जो लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर्स हैं उन्हें अपने लिव इन रिलेशनशिप की स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ेगी. जिस भी रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में वो रह रहे हैं दे हैव टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप. यस, एंड इससे क्या होगा कि इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में है उनमें से कोई माइनर तो नहीं है, उनमें से किसी की शादी तो नहीं हो चुकी है या उनमें से कोई ऑलरेडी लिव इन में तो नहीं रह रहा. ठीक है, एंड ये जो स्टेटमेंट सबमिट करने का प्रोसेस है ये सब पे अप्लाई होगा वेदर वो उत्तराखंड का रेसिडेंट है या वो नहीं है, बट यू हैव टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप टू द रजिस्ट्रार. ठीक है, इसमें इवन पनिशमेंट का भी प्रोविजन है कि अगर आपने लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटमेंट 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी सबमिट नहीं करा तो आप पनिश हो सकते हो, वेदर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 मंथ या फिर 10,000 तक का फाइन या फिर बोथ. ठीक है, ये एक तरह से मैंडेटरी प्रोसेस हो गया है सभी के लिए. उसके बाद अगर इवन आप लिव इन रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो या आप खत्म करना चाह रहे हो देन आपको फिर भी उसके बारे में भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ उत्तराखंड. थर्ड प्रोविजन इज बैन ऑन पॉलीगैमी. This is kind of a good step. First thing is first, what is polygamy? Polygamy means a practice or a custom where एक हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ हो या एक वाइफ का एक से ज्यादा हस्बैंड हो, ऐसी प्रैक्टिस या कस्टम को हम बोलते हैं पॉलीगैमी. तो फाइनली गवर्नमेंट ने पॉलीगैमी पे बैन लगा दिया है उत्तराखंड में बिकॉज हमने बहुत जगह देखा है जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं उनकी बहुत शिकायतें होती हैं बिकॉज मोस्टली वी सी की जो वहाँ मेन होते हैं वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं एंड दैट ट्रबल्स द वाइफ्स देयर. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड स्टेप फॉर दोज ऑल्सो. फोर्थ इज मिनिमम एज फॉर द मैरिज. ऑब्वियसली देखो ये तो सेम है, वुमेन के लिए 18 साल है शादी की एज मिनिमम एज एंड मेन के लिए मिनिमम एज है 21 साल. फिफ्थ प्रोविजन, दिस इज काइंड ऑफ अ बूमिंग एंड what we can say this is kind of a progressive step taken by the government because this is about giving global recognition to the children born out of wedlock. wedlock से मतलब शादी, born out of wedlock मतलब जो बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं, है ना. और जो एक्चुअली बच्चे बिना शादी के होते हैं उनके लिए एक बहुत ही घटिया टर्म हमारे देश में यूज होती है ना, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन और व्हाट्स वी से बास्टर्ड चाइल्ड और नाजायज बच्चे. बट जिनकी एक्चुअली कोई लीगल रिकॉग्निशन ही नहीं है, हमारे लॉ में उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, उनको कोई राइट्स ही नहीं मिले हुए हैं. बट अब पर्सनल लॉ में ना बच्चा चाहे लिव इन में हो, चाहे विदाउट मैरिज हो, विद मैरिज हो, व्हाट वी आर सेइंग इज विदाउट वेडलॉक हो, आउट ऑफ वेडलॉक हो, इन वेडलॉक हो, डजंट मैटर, उसको लीगल रिकॉग्निशन दी जाएगी, उसको लॉ में राइट्स दिए जाएंगे, वो बच्चा लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा, वो बच्चा जायज कंसीडर किया जाएगा, उस बच्चे को इनहेरिटेंस राइट सेम मिलेंगे जो कि नॉर्मल बच्चों को मिलते हैं. तो ये जो स्टेप्स उत्तराखंड की सरकार ने लिए हैं ये काइंड ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, राइट स्टेप्स हैं टुवर्ड्स द विजन ऑफ वन नेशन वन लॉ. एंड इन फ्यूचर वी होप कि और भी स्टेट गवर्नमेंट्स इन स्टेप्स को अप्लाई करें, यूसीसी के बिल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और स्टेट्स में, और हमारा जो पूरा देश है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो सके और हमारा देश में एक देश और एक कानून के विजन की तरफ हम जा सके. ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही. अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.